तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बन के सब्सक्राइबर पूरी कराने के लिए। आप सभी लोगों ने जैसा सपोर्ट अभी किया है ऐसा ही सपोर्ट आप लोग आगे भी करते रहें। देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर प्लांट के 50 MCQ टाइप क्वेश्चन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि आपका है लेसन 4, और आपका जो वीडियो लेक्चर है वो है चौथा। इसके पहले वाला अगर आपने वीडियो लेक्चर ना देखा हो और अगर आप पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके इसके पहले वाले MCQ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग में जिसने भी 50वें नंबर का सही आंसर दिया था उनके नाम ये रहे। तो जो टॉप 10 लोगों ने इसका जवाब दिया था 50वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर, उनके नाम हैं मोहित यादव, ललित नारायण पांडे, राकेश कनौजिया, संगीता सैनी, सदानंद, शालिनी कुमार, रश्मि कुशवाहा, अर्थव दक्ष और शिवम कमल, अजय जायसवाल। तो ये रहे उन टॉप 10 लोगों के नाम जिन्होंने 50वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर दिया था। देखिए, 50वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या था? आतंक बल्ब का सिंबल है। आतंक बल्ब को हम क्या कहते हैं? पैनिक लैंप। पैनिक लैंप भी कहते हैं। तो इसका सिंबल है ये वाला। ठीक, ये है आपका आतंक बल्ब का सिंबल। इसके बाद जो जिनको भी 31 नंबर के क्वेश्चन में डाउट था, 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन था कि AC 3 फेस 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आपका सिंबल था, यहाँ पर आपको 1 की जगह 3 करना है। ठीक है, वो गलती से आपका 3 फेस पूछा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। अगर आपसे 1 फेस होता, वो पूछा होता, तो यहाँ पर 1 आएगा। देखिए, इसी तरह से जो भी वीडियो में गलती हुई है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। ठीक, और एक कन्फ्यूजन और है कि बेल और बजर। तो देखिए, बेल और बजर इन दोनों का डायग्राम अलग अलग होता है। ठीक, कन्फ्यूजन में हम भी जल्दी जल्दी बोल गए कि बेल और बजर का डायग्राम एक ही होता है, बट इन दोनों का डायग्राम अलग अलग होता है। बेल का डायग्राम सिंबल आपका होता है ये, और बजर का सिंबल आपका होता है ये, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये जो कुछ डाउट थे आपके पिछले वीडियो लेक्चर में वो यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट लेसन 4 के MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर आपको 5 से 10 नंबर देने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको 3rd लेसन के कुछ MCQ बताएंगे, और इसके MCQ आपको जितने भी बन सकते हैं वो सारे बताएंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके आपके ऑप्शन हैं U की पावर 233, U की पावर 238, U की पावर 238, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन यूज किया जाता है? आपका इसमें C ऑप्शन जो कि है वो सही आंसर है, U की पावर 235। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि मंदक या मॉडरेटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। मॉडरेटर या मंदक का उपयोग किया जाता है किसमें? ऊष्मा बाहर निकालने के लिए, तापमान को कम करने के लिए, और तीसरा आपका आता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, या ना D ऑप्शन है आपका अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? आपका इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मंदक या मॉडरेटर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि नियंत्रण छड़ बनी होती है। नियंत्रण छड़ बनी होती है, आपकी किसकी बनी होती है नियंत्रण छड़? U की पावर 235, सीसा, ग्रेफाइट, बोरोन व कैडमियम। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? आपका इसका सही आंसर होगा बोरोन व कैडमियम। तो आपकी जो नियंत्रक छड़ बनी होती है वो बोरोन और कैडमियम की बनी होती है। इसके बाद आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन कि नाभिकीय ऊर्जा का मानक किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का मानक किया जाता है किसके द्वारा? किस में किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा का मानक निम्न में से किस में किया जाता है? आपका आता है MW में, MEV में, क्यूरी में, या आपका चौथे नंबर का ऑप्शन है फेराड में। तो आपका जो नाभिकीय ऊर्जा का मानक किया जाता है वो किस में किया जाता है? फेराड में आपकी नाभिकीय ऊर्जा मापी जाती है। इसके बाद आता है हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है कि प्रजनन रिएक्टर का रूपांतरण अनुपात होता है। प्रजनन रिएक्टर का रूपांतरण अनुपात होता है। इसमें आपके ऑप्शन है 1, 0, 1 से अधिक, या 1 से कम। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 1 से अधिक। 1 से अधिक आपकी प्रजनन रिएक्टर का रूपांतरण अनुपात होता है। ठीक है, 6वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि
रिफ्लेक्टर का कार्य होता है। रिफ्लेक्टर का कार्य क्या होता है? आधे से ज़्यादा लोगों को पता है कि रिफ्लेक्टर का कार्य क्या होता है। न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ाना, न्यूट्रॉन की लीकेज को कम करना, न्यूट्रॉन को सोखना या न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो जो आपका रिफ्लेक्टर का कार्य होता है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है आपका रिफ्लेक्टर का कार्य। ठीक है, अगला आता है आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन कि समृद्ध यूरेनियम होता है। तो आपका इसका डायरेक्ट आंसर आप लिखेंगे कि U⁵235 का प्रतिशत कृत्रिम रूप में बनाया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, U⁵235 का प्रतिशत कृत्रिम रूप में बढ़ा दिया जाता है। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि BWR मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। BWR मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट रॉड, आपकी कूलेंट, ठीक, फेराइड रॉड या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? कूलेंट। ठीक है, कूलेंट रॉड आपकी BWR मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? कूलेंट का। 9वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि BWR में ईंधन प्रयोग होता है। BWR में निम्न में से कौन सा ईंधन प्रयोग होता है या यूज होता है? तो समृद्ध यूरेनियम, ठीक, बी ऑप्शन है आपका थोरियम, ठीक, प्राकृतिक यूरेनियम या प्लूटोनियम। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? समृद्ध यूरेनियम का ईंधन का प्रयोग करते हैं हम किस में? BWR में। 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि तीव्र प्रजनन रिएक्टर में होता है। तीव्र प्रजनन रिएक्टर में होता है क्या? सोडियम मॉडरेटर, ग्रेफाइट मॉडरेटर, जल मॉडरेटर या इनमें से कोई नहीं। ठीक, कोई मॉडरेटर नहीं होता है। आपका जो तीव्र प्रजनन रिएक्टर होता है उसमें क्या होता है? आपका ऑप्शन डी सही होगा, कोई मॉडरेटर नहीं होता है तीव्र प्रजनन रिएक्टर में। ठीक है, 11वें नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि अति तप्त भाप उत्पन्न होती है। अति तप्त मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भाप उत्पन्न किस में होती है? BWR में, LMR में या PWR में या GCR में। तो आपका इसमें से सही आंसर कौन सा है? डी। आपका GCR में अति तप्त मतलब ज़्यादा गर्म भाप उत्पन्न होती है। 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि BWR उपयोग करता है BWR उपयोग करता है किसका? कूलेंट का, ग्रेफाइट रॉड, फेराइड रॉड या इनमें से कोई नहीं। तो BWR उपयोग करता है किसका? कूलेंट का। ठीक, 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसमें ईंधन की विखंडनीय चयन प्रक्रिया संपन्न होती है और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। निम्न में से किसमें ईंधन की विखंडनीय चयन प्रक्रिया संपन्न होती है और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है? आपके इसके ऑप्शन है रिएक्टर कोर, ठीक, रिएक्टर कोर, मॉडरेटर आपका या फिर रिफ्लेक्टर या कंट्रोल रॉड। तो निम्न आपका इसमें से कौन सा सही आंसर है? आपका जो ए है रिएक्टर कोर, इसमें आपकी रिएक्टर कोर में ईंधन की विखंडनीय चयन प्रक्रिया संपन्न होती है और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि तेज गति वाले न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तेज गति वाले न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रिएक्टर का, मॉडरेटर का, रिफ्लेक्टर का या कंट्रोल रॉड का? तो देखिए रिफ्लेक्टर तो इसमें से होगा नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ईंधन की विखंडनीय चयन प्रक्रिया संपन्न करने में किसका उपयोग किया जाता है? रिएक्टर का। इसमें आपका क्या होगा सही आंसर? आपका इसका सही आंसर होगा क्या? मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का उपयोग किस में किया जाता है? तेज गति वाले न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मॉडरेटर का उपयोग हम करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मॉडरेटर का उपयोग, ठीक, किसकी तेज गति को धीमा करने के लिए किया जाता है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे क्या? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है किसका? मॉडरेटर का उपयोग। 15वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन को कोर से निकालने से रोकने के लिए कोर से निकलने से रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मतलब कि आपका न्यूट्रॉन आपकी कोर से बाहर ना निकल जाए, इसको रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? रिएक्टर का, मॉडरेटर का, रिफ्लेक्टर का या कंट्रोल रॉड का? तो देखिए इन दोनों में से तो आपका होगा नहीं। ठीक, इन दोनों में से आपको चुनना है, तो इसका आप सही आंसर क्या है? रिफ्लेक्टर का। न्यूट्रॉन को कोर से निकलने से रोकने के लिए हम रिफ्लेक्टर का उपयोग करते हैं। 16वें नंबर का आपका आता है क्वेश्चन कि कोर में उपजी ऊष्मा को नियंत्रण करने के लिए, कोर में उपजी ऊष्मा को कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग हम करते हैं? कंट्रोल रिएक्टर कोर का, मॉडरेटर का, रिफ्लेक्टर का या कंट्रोल रॉड का? तो इसमें से किसका उपयोग हम करते हैं? आपका इसका सही आंसर क्या है? कंट्रोल रॉड का।
कंट्रोल रॉड का उपयोग कहाँ पर करते हैं? कोर में उपजी ऊष्मा को नियंत्रण करने के लिए हम कंट्रोल रॉड का यूज करते हैं। 17वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि रिएक्टर की सुरक्षा के लिए स्टील का आवरण लगाया जाता है। रिएक्टर की सुरक्षा के लिए स्टील का आवरण लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जो आपकी रिएक्टर की सुरक्षा के लिए स्टील का आवरण लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इनर शील्ड या आउटर शील्ड। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? इनर शील्ड। इसके बाद आता है कि नाभिकीय रेडिएशन को बाहर जाने से रोकने के लिए कंक्रीट की मोटी दीवार का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आउटर शील्ड। ठीक है, आपकी जो नाभिकीय रेडिएशन होती हैं उनको बाहर ना जाए उनको रोकने के लिए कंक्रीट की एक सीमेंट बजरी की आपकी मोटी दीवार बनाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आउटर शील्ड कहते हैं। देखिए, आपको साधारण भाषा में समझाया जाता है जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जा सके। ठीक है, 19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि रिएक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए किसका यूज करते हैं? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिएक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपका इसका ऑप्शन है कूलेंट का, आउटर शील्ड का, इनर शील्ड का या कंट्रोल मैकेनिज्म का। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं किसके लिए? रिएक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। आपका 20वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में है बॉइलिंग पावर रिएक्टर या प्रेशराइज पावर रिएक्टर या आपका कैंडू टाइप रिएक्टर। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? आपका जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है वो कहाँ पर है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में है। इसके बाद आता है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन कि आइंस्टीन समीकरण जिसमें यूरेनियम ईंधन की विखंडन प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा की गणना की जा सकती है। आइंस्टीन समीकरण जिसमें यूरेनियम ईंधन की विखंडन प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा की गणना की जा सकती है, निम्न में से आपका क्या आंसर सही है? mc² 1/2, mc² 1/2, m²c या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 1/2 mc²। ठीक है, 1/2 mc² का सही आंसर होगा। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी को किसके रूप में मापा जाता है? आपकी जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसको किसके रूप में हम मापा जाता है? तो आपका इसका सही आंसर है MeV। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 23 नंबर का क्वेश्चन कि फैशन चेन रिएक्टर तब संभव होता है जब विखंडन अवशोषित की तुलना में अधिक न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। विखंडन अवशोषण की तुलना में क्या होते हैं? अधिक न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त एक परावर्तक की कल्पना है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त एक परावर्तक की कल्पना है भागने वाले न्यूट्रॉन को वापस कोर में प्रतिबिंब करना। ठीक है, 25 नंबर के क्वेश्चन आता है कि उबलते पानी के रिएक्टर डैश ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। उबलते पानी के रिएक्टर में डैश ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। हम किसका उपयोग करते हैं? थोरियम का, ठीक, एनचाइंड यूरेनियम का या प्लूटोनियम का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? एनचाइंड यूरेनियम का। तो ये 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ शुरू हुआ था? भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर शुरू हुआ था? आपका मद्रास में, बॉम्बे में, तारापुर बॉम्बे या उत्तर प्रदेश। तो आपका इसका सही आंसर है तारापुर बॉम्बे। ठीक है, 27 नंबर के क्वेश्चन को आप नोट कर ले कहीं पर। देखिए, आपको जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं आपको ये सारे MCQ टाइप क्वेश्चन नोट करना है एक फेयर कॉपी में। ठीक है, तभी आपको जो कि है वो ये याद होंगे। 27 नंबर के क्वेश्चन में देखिए एक नोट है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के पूर्णतः विभाजन या विखंडित होने पर 1 किलोग्राम यूरेनियम के पूर्णतः पूरी तरह से विभाजित या विखंडन होने पर प्राप्त ऊर्जा 3100 टन तेल से प्राप्त ऊर्जा के तुल्य होती है। मतलब जब हम 1 किलोग्राम यूरेनियम को विखंडित करेंगे तो उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी वो कितनी
3100 टन तेल से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है। 28वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विखंडनीय पदार्थ में सबसे मुख्य पदार्थ कौन सा है। विखंडनीय पदार्थ में सबसे मुख्य पदार्थ आपका कौन सा है? तो आपका देखिए इसके ऑप्शन है क्या, प्लूटोनियम, यूरेनियम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? आपका इसका सही आंसर होगा दोनों, प्लूटोनियम और आपका यूरेनियम विखंडनीय पदार्थ की सबसे मुख्य भाग पदार्थ हैं। ठीक है। 29 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यूरेनियम के बारे में हम अच्छे से डिटेल से जानेंगे। 29 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, यह एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। यह एक यूरेनियम आपका एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है तथा यूरेनियम के विखंडन द्वारा प्लेटिनम बनाया जाता है। आपके जो यूरेनियम को विखंडन करते हैं हम, उसके द्वारा क्या बनाते हैं, प्लेटिनम बनाया जाता है। यूरेनियम बराबर हम लिखते हैं U⁵ और प्लूटोनियम बराबर हम लिखते हैं Pu⁵ और Pu⁴1। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 31 नंबर में का क्वेश्चन कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्लासिफिकेशन में से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको हम देखिए डिटेल में आपको पढ़ा देते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है क्या, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और आपका ब्रेडर वाटर रिएक्टर। ठीक, ब्रेडर रिएक्टर। सबसे पहला आता है आपका प्रेशर वाटर रिएक्टर। तो इसका आप ये है डायग्राम और इसमें हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार के रिएक्टर में पानी का प्रयोग कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि किस रिएक्टर में कि किसका उपयोग कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में किया जाता है पानी का उपयोग, तो आप लिखेंगे रिएक्टर। ठीक है। रिएक्टर कोर में कूलेंट का प्रचालन उच्च दाब पर किया जाता है। ठीक, जिससे उच्च तापमान पर कूलेंट उबले नहीं, जिससे उच्च तापमान पर कूलेंट उबले नहीं। इस प्रकार के रिएक्टर को हाई प्रेशर रिएक्टर भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का आपका डायग्राम ये रहा। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि इस प्रकार के रिएक्टर में डायरेक्ट रिएक्टर कोर में स्टीम को बनाया जाता है। आपके बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में डायरेक्ट रिएक्टर कोर में आपकी स्टीम भाप को बनाया जाता है, जिससे टरबाइन में भेजा जाता है। इसे हीट एक्सचेंजर नहीं होता है, इसमें हीट एक्सचेंजर नहीं लगा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से किस रिएक्टर में हीट एक्सचेंजर नहीं लगा हुआ होता है, तो आप उसमें ऑप्शन में देखेंगे कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में आपका हीट एक्सचेंजर नहीं लगा हुआ होता है। ठीक है। तीसरे नंबर का आपका रिएक्टर आता है कि ब्रेडर रिएक्टर पावर प्लांट। इसमें हम यह है इसका डायग्राम। इसमें हम पढ़ लेते हैं कि लिक्विड मीटर फास्ट ब्रेड रिएक्टर में सोडियम को कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए आपके यहाँ पर क्या करते हैं, सोडियम को हम कूलेंट के रूप में प्रयोग करते हैं और आपका ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। 31 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखिए आपका यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, आपको डिटेल में पढ़ा देते हैं। जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको डिटेल से पढ़ाया जाता है। ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मूल्य निम्न 3 प्रकार के लागतों पर निर्भर करता है। जो आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की कॉस्ट है वो 3 प्रकार की लागत पर निर्भर करती है। सबसे पहली होती है कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, प्रति यूनिट बिजली उत्पादन के लिए कैपिटल कॉस्ट बदलता रहता है। ठीक, आपकी प्रति यूनिट बिजली उत्पादन के लिए आपका कैपिटल कॉस्ट है क्या, बदलता रहता है। कम क्षमता वाले संयंत्र या प्लांट से उत्पादित बिजली का प्रति यूनिट कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होता है। यहीं यदि संयंत्र की क्षमता बढ़ा दी जाए तो प्रति यूनिट कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंतर्गत मजदूर, ईंधन तथा मरम्मत पर होने वाले खर्च या व्यय आते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है आपका, इसके अंतर्गत संयंत्र के लिए भूमि तथा निर्माण में खर्च, व्यय, ब्याज, टैक्स जिसको हम कहते हैं ब्याज, भवन, कर, उपकरण आदि
पर किए गए व्यय या खर्च सम्मिलित होते हैं। किसके अंतर्गत? फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे 32 नंबर के क्वेश्चन में कि भूमि निर्माण में कुल खर्च, ब्याज, भवन, कर, टैक्स आदि उपकरण किस कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आप जवाब देंगे। ठीक, कैपिटल कॉस्ट के अंतर्गत, ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट। जस्ट अभी आपको ये चीज़ पढ़ाई गई है, तो इसका हम सही आंसर क्या लगाएंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आपका आता है क्या? भूमि निर्माण में कुल खर्च, ब्याज, भवन, कर। ठीक है। 33 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मजदूरी, ईंधन, मरम्मत पर होने वाले खर्च या व्यय किस कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं? फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत, ऑपरेटिंग कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंतर्गत ये सब खर्च आपके आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जल विद्युत संयंत्र का चल लागत या रनिंग कॉस्ट क्या होता है? वाष्प शक्ति संयंत्र से अधिक होता है, वाष्प शक्ति संयंत्र से कम होता है या वाष्प शक्ति संयंत्र के बराबर होता है? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? वाष्प शक्ति संयंत्र से कम होता है आपका किसका? विद्युत शक्ति का रनिंग कॉस्ट। इसके बाद हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ से आपको 35 नंबर से आपको जो आपका थर्ड लेसन था हाइड्रोलॉजी, ठीक, उसके कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए जाते हैं। ठीक, हाइड्रोलॉजी से तात्पर्य है, हाइड्रोलॉजी से क्या तात्पर्य है? जल विज्ञान, जल स्थितिक, जल गतिकी या ये सभी? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ये सभी। आपकी हाइड्रोलॉजी का तात्पर्य क्या है? जल विज्ञान, जल गतिकी और जल स्थितिक। ठीक, 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि उच्च जल शीर्ष संयंत्र में जल का शीर्ष होता है। आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में ये सब कुछ पढ़ा दिया गया है। ठीक है, उच्च जल शीर्ष संयंत्र में जल का शीर्ष क्या होता है? 50 से 100 मीटर, 250 से 50, 100 मीटर से ज़्यादा या 25 मीटर से कम? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 100 मीटर से ज़्यादा। ठीक, 37 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पेल्टन टरबाइन के लिए निम्नतम शीर्ष होना चाहिए। पेल्टन टरबाइन के लिए निम्नतम शीर्ष कितना होना चाहिए? 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर या 180 मीटर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, आपका 180 मीटर। देखिए जो आपके थर्ड लेसन में से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो छूट गए थे, ठीक, वो इस वाले वीडियो लेक्चर में कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, आर्च डैम्प की आकृति होती है। आर्च डैम्प की आकृति कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार और आपका वक्राकार या ये सभी? तो आपका जो आर्च डैम्प होता है उसकी आकृति कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार। ठीक है, 39 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि आवेगी टरबाइन का उदाहरण है। आवेगी टरबाइन का उदाहरण है फ्रांसिस टरबाइन, कपलान टरबाइन, पेल्टन टरबाइन या कैनल? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? सी, पेल्टन टरबाइन। 40 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि बंद कंड्यूज का उदाहरण है। बंद कंड्यूज का उदाहरण क्या है? पाइपलाइन, पेनस्टॉक, टनल या कैनल? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? डी, कैनल। कैनल आपका बंद कंड्यूज का उदाहरण है। 41 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि प्रतिक्रिया टरबाइन का उदाहरण है। प्रतिक्रिया टरबाइन का क्या उदाहरण है? पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कपलान टरबाइन या बी तथा सी दोनों? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? आपका इसका सही आंसर होगा बी और सी। आपका फ्रांसिस टरबाइन और कपलान टरबाइन आपकी प्रतिक्रिया टरबाइन का उदाहरण है। ये सभी आपके क्वेश्चन जो पढ़ाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, 42 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न जल शीर्ष संयंत्र में जल शीर्ष होता है 30 मीटर से 100 मीटर, 30 मीटर से कम, 100 मीटर से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा 42 क्वेश्चन का? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉरी इसमें से कोई नहीं है आपका। इसका सही आंसर आपका होगा बी, 30 मीटर से कम। 30 मीटर से कम आपका जल शीर्ष किसका? निम्न जल शीर्ष संयंत्र का 30 मीटर से कम होता है जल शीर्ष। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मध्य जल शीर्ष संयंत्र में जल शीर्ष होता है। मध्य जल शीर्ष संयंत्र में आपका जल शीर्ष कौन सा होता है? 100 मीटर से ज़्यादा, 30 मीटर से कम, 30 मीटर से 100 मीटर तक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 30 मीटर से 100 मीटर तक। देखिए 50 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दिया करें। ठीक है, 44 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि खोसला नियम है
निम्न में से खोसला नियम कौन सा है? P बराबर R प्लस ई, R बराबर P माइनस 4.811 टी, या आपका P बराबर R माइनस 4.811 टी, या R अपॉन P बराबर माइनस 4.811 टी। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? R बराबर P माइनस 4.811 टी इसका खोसला नियम का ठीक सूत्र है। आपका इसके बाद आता है 45 नंबर का नियम कि चंबल जल शक्ति संयंत्र स्थित है। चंबल जल शक्ति संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, या आपका उड़ीसा में। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान में। 46 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बंद कंडक्टर का उदाहरण है। बंद कंडक्टर का उदाहरण क्या है? टनल पाइप, पेनस्टॉक, ठीक, या आपका पाइपलाइन, या आपका कैनल। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? कैनल। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 47 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि उच्च जल शीर्ष शक्ति संयंत्र में जल का शीर्ष होता है। उच्च जल शीर्ष शक्ति संयंत्र में जल का शीर्ष कितना होता है? 50 से 100 मीटर, 100 मीटर से ज़्यादा, 25 से 50 मीटर, या 25 मीटर से कम। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 100 मीटर से ज़्यादा। ठीक है। इसके बाद आता है 48 नंबर का क्वेश्चन कि द्विबाष्पीय चक्र में यूज करते हैं। द्विबाष्पीय चक्र में यूज हम क्या करते हैं? सोडियम, पारा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका द्विबाष्पीय जो चक्र होता है उसमें हम यूज करते हैं किसका? पारा का। 49 नंबर का क्वेश्चन आता है कि थर्मल पावर प्लांट में ऊष्मा चक्र प्रयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में आपका निम्न में से कौन सा ऊर्जा चक्र प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए। रैंकिंग, बेटन चक्र, या कार्नोट, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? रैंकिंग चक्र। 50वें नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि रिएक्टर कोर की सुरक्षा के लिए किसका आवरण लगाया जाता है? रिएक्टर कोर की सुरक्षा के लिए किसका आवरण लगाया जाता है? इसका आपके ऑप्शन है प्लेटिनम का, स्टील का, आयरन का, या गोल्ड का। तो आप सभी लोग इसका आंसर देंगे और जो भी टॉप 10 होंगे स्टूडेंट उनका नाम अगले वीडियो लेक्चर में बोला जाएगा। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने अपना चौथा लेसन जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट ये पूरा ख़त्म कर चुके हैं। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में से आपके जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक, हमने आपको वो सभी क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ठीक, आप सभी लोग ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। देखिए जैसा आपने अभी सपोर्ट किया ऐसे ही आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहें और वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और आप सभी लोग अपने ग्रुप में भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।